स्टडी विथ बैंक के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 30 मई 2022। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, परम पोरुल राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत कहाँ एक अत्याधुनिक सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन ए एनआईटी तिरुचिरापल्ली, ऑप्शन बी एनआईटी रायपुर, ऑप्शन सी एनआईटी वारंगल, ऑप्शन डी एनआईटी सिलचर। देखिए, परम पोरुल राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत एनआईटी तिरुचिरापल्ली में एक अत्याधुनिक सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया गया है। परम पोरुल सुपर कंप्यूटिंग सुविधा एनएसएम के चरण 2 के तहत स्थापित की गई है। इसमें इस्तेमाल अधिकांश घटकों का निर्माण और संयोजन देश में किया गया है। साथ ही मेक इन इंडिया पहल के अनुरूप सीडेक द्वारा विकसित स्वदेशी सॉफ्टवेयर स्टैक का भी इसमें इस्तेमाल किया गया है। परम पोरुल सिस्टम विभिन्न वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग अनुप्रयोगों की कंप्यूटिंग जरूरतों को पूरा करने के लिए सीपीयू नोड्स, जीपीयू नोड्स, हाई मेमोरी नोड्स, हाई थ्रूपुट स्टोरेज और हाई परफॉर्मेंस इन्फिनीबैंड इंटरकनेक्ट के मिश्रण से लैस है। यह परियोजना परिचालन लागत को कम करते हुए उच्च शक्ति उपयोग प्रभावशीलता प्राप्त करने के लिए डायरेक्ट कॉन्टैक्ट लिक्विड कूलिंग तकनीक का उपयोग करती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए एनआईटी तिरुचिरापल्ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हाल ही में भारत और कौन से देश के बीच जो है, सॉरी यहाँ पे देश लिखना था मुझे, मैं लिखी नहीं हूँ, कौन से देश के बीच जो है द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास बोंगोसागर का तीसरा संस्करण शुरू हुआ है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी संयुक्त अरब अमीरात। देखिए, हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास बोंगोसागर का तीसरा संस्करण पोर्ट मोंगला बांग्लादेश में शुरू हुआ है। यह एक वार्षिक अभ्यास है। इस अभ्यास का दूसरा संस्करण 2020 में बंगाल की उत्तर खाड़ी में आयोजित किया गया। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों नौसेनाओं के बीच समुद्री अभ्यास और संचालन के व्यापक स्पेक्ट्रम के माध्यम से उच्च स्तर की अंतर संचालनीयता और संयुक्त परिचालन कौशल विकसित करना है। तीसरे संस्करण में प्रतिभागियों के बारे में देखें तो अभ्यास में भाग लेने वाले भारतीय नौसेना के जहाज कोरा, निर्देशित मिसाइल कॉर्वेट, सुमेधा और अपतटीय गश्ती पोत है। बांग्लादेश की नौसेना का प्रतिनिधित्व बीएनएस अबू उबैदा और अली हैदर कर रहे हैं। ये दोनों जो है गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी बांग्लादेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, आमतौर पर यूरोपीय घास के मैदान में पाए जाने वाले मनी स्पाइडर को देश में पहली बार कौन से वन्यजीव अभयारण्य के मुत्का रेंज में देखा गया है? ऑप्शन ए वायनाड वन्यजीव अभयारण्य, ऑप्शन बी सुहेलदेव वन्यजीव अभयारण्य, ऑप्शन सी पक्के वन्यजीव अभयारण्य, ऑप्शन डी दलमा वन्यजीव अभयारण्य। देखिए, आमतौर पर यूरोपीय घास के मैदान में पाए जाने वाले मनी स्पाइडर को देश में पहली बार वायनाड वन्यजीव अभयारण्य के मुथंगा रेंज में देखा गया है। क्राइस्ट कॉलेज यानी केरल के शोधकर्ताओं ने मुथंगा रेंज में जंपिंग स्पाइडर के समूह से संबंधित एंट मिमिकिंग मकड़ियों की भी खोज की है। मनी स्पाइडर जीनस प्रोस्पोनोइडेस के अंतर्गत बौने मकड़ियों के परिवार से संबंधित है। अब तक दुनिया भर में इस जीनस से संबंधित मकड़ियों की केवल 6 प्रजातियों की पहचान की गई है। नर और मादा मनी मकड़ियों आमतौर पर क्रमशः 3 मीटर और 4 मिलीमीटर लंबी होते हैं। नर और मादा दोनों गहरे भूरे रंग के होते हैं और अंडाकार पेट पर अनियमित सिल्वर और काले रंग के धब्बे होते हैं। इसके ऑलिव ग्रीन पैरों पर कई बारीक काले कांटे होते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए वायनाड वन्यजीव अभयारण्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय प्रधानमंत्री ने कब पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की? ऑप्शन ए 24 मई 2022, ऑप्शन बी 25 मई 2022, ऑप्शन सी 26 मई 2022, ऑप्शन डी 27 मई 2022। देखिए, 27 मई 2022 को भारतीय प्रधानमंत्री ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। 27 मई 2022 को देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की 58वीं पुण्यतिथि मनाई जा रही है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में हुआ था।
पंडित नेहरू सितंबर 1923 में अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के महासचिव बने। वर्ष 1929 में वे भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन के लाहौर सत्र के अध्यक्ष चुने गए, जिसका मुख्य लक्ष्य देश के लिए पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना था। नेहरू जी बच्चों से काफी अधिक प्रेम करते थे, जिसके कारण देश भर में प्रत्येक वर्ष नेहरू जी के जन्म दिवस यानी 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। पंडित नेहरू को कांग्रेस द्वारा स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया। चीन से युद्ध के बाद नेहरू जी के स्वास्थ्य में गिरावट आने लगी और 27 मई 1964 को उनकी मृत्यु हो गई। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, 27 मई 2022। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन से राज्य में पाई जाने वाली प्राचीन बंदर की एक नई प्रजाति का नाम सेला मकाक रखा गया है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। देखिए, अरुणाचल प्रदेश में पाई गई प्राचीन बंदर की एक नई प्रजाति का नाम सेला मकाक रखा गया है। यह नाम सेला दर्रा के नाम पर रखा गया है, जो समुद्र तल से 13,700 फीट की ऊंचाई पर एक रणनीतिक पहाड़ी दर्रा है। इसकी पहचान जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और कलकत्ता विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों की एक टीम द्वारा की गई है। सेला पश्चिमी अरुणाचल प्रदेश के दिरांग और दवांग शहरों के बीच स्थित है। फाइलोजेनेटिक एक प्रजाति या जीवों के समूह के विकास और विविधीकरण से संबंधित है। इस क्षेत्र में पाए जाने वाले मकाक की अन्य प्रजातियों में यह आनुवंशिक रूप से भिन्न है। अध्ययन में सेला मकाक को आनुवंशिक रूप से अरुणाचल प्रदेश की मकाक प्रजाति का करीबी बताया गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, कोयला मंत्रालय ने विद्युत मंत्रालय, इस्पात मंत्रालय और खान मंत्रालय के सहयोग से कौन से शहर में राष्ट्रीय खनिज कांग्रेस का आयोजन किया है? ऑप्शन ए देहरादून, ऑप्शन बी भुवनेश्वर, ऑप्शन सी पटना, ऑप्शन डी अमरावती। देखिए, कोयला मंत्रालय ने विद्युत मंत्रालय, इस्पात मंत्रालय और खान मंत्रालय के सहयोग से भुवनेश्वर में राष्ट्रीय खनिज कांग्रेस का आयोजन किया। कोयला मंत्रालय ने वर्ष 2030 तक 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन दस्तावेज तैयार किया है। कोयला गैसीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें फ्यूल गैस बनाने के लिए कोयले को वायु, ऑक्सीजन, वाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ आंशिक रूप से ऑक्सीकृत किया जाता है। इस गैस का उपयोग पाइप्ड प्राकृतिक गैस, मीथेन और अन्य स्थान पर ऊर्जा प्राप्त करने हेतु किया जाता है। कोयले का इन सिटू गैसीकरण या भूमिगत कोयला गैसीकरण कोयले को गैस में परिवर्तित करने की तकनीक है। इसे कुओं के माध्यम से निकाला जाता है। कोयला गैसीकरण से प्राप्त हाइड्रोजन का उपयोग जो है वो विभिन्न उद्देश्यों हेतु किया जा सकता है, जैसे अमोनिया का निर्माण, हाइड्रोजन इकोनॉमी को मजबूती प्रदान करने में। कोयले को जलाने की तुलना में कोयला गैसीकरण को स्वच्छ विकल्प माना जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, भुवनेश्वर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रतिवर्ष एमनेस्टी इंटरनेशनल दिवस का आयोजन कब किया जाता है? ऑप्शन ए 26 मई, ऑप्शन बी 27 मई, ऑप्शन सी 28 मई, ऑप्शन डी 29 मई। देखिए, प्रतिवर्ष जो है 28 मई को एमनेस्टी इंटरनेशनल दिवस का आयोजन किया जाता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल लंदन स्थित एक गैर सरकारी संगठन है, जिसकी स्थापना 28 मई 1961 को पीटर वेंसन नामक एक ब्रिटिश वकील द्वारा की गई थी। इस संगठन का प्राथमिक लक्ष्य मानवाधिकारों की रक्षा और उनकी वकालत करना है। पीटर वेंसन ने एक जन आंदोलन के रूप में इस संगठन की स्थापना मुख्य तौर पर दुनिया भर में उन कैदियों को रिहा कराने के उद्देश्य से की थी, जिन्हें अपनी राजनीतिक, धार्मिक या अन्य धर्मनिरपेक्ष मान्यताओं की शांतिपूर्ण अभिव्यक्ति के लिए जेल में कैद किया गया हो, भले ही उन्होंने न कभी हिंसा का इस्तेमाल किया हो और न इसकी वकालत की। संगठन का उद्देश्य मानवाधिकारों के विरुद्ध हो रहे अत्याचारों पर रोक लगाना तथा प्रताड़ित लोगों को न्याय दिलाना है। यह संगठन जो है ऐसे दुनिया के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ रहा है, जहां प्रत्येक व्यक्ति मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संबंधी दस्तावेजों के निर्धारित अधिकार का उपयोग करने में सक्षम हो। साथ ही यह संगठन मानवाधिकारों के मुद्दे पर शोध कार्य भी करता है। आपको बता दें कि इस संगठन को जो है वर्ष 1977 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार और वर्ष 1978 में मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र का पुरस्कार भी प्रदान किया गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी होगा 28 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रतिवर्ष विश्व भर में विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस का आयोजन कब किया जाता है? ऑप्शन ए 26 में, ऑप्शन बी 27 में, ऑप्शन सी 28 में, ऑप्शन डी 29 में। देखिए, प्रतिवर्ष जो है 28 मई को विश्व भर में विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस का आयोजन किया जाता है। इस दिवस की शुरुआत जर्मनी स्थित एक गैर लाभकारी संगठन वॉस यूनाइटेड द्वारा वर्ष 2013 में की गई थी। मासिक धर्म स्वच्छता दिवस एक वैश्विक अभियान है जो विश्व भर की महिलाओं और लड़कियों के लिए बेहतर मासिक धर्म स्वास्थ्य एवं स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए गैर लाभकारी संस्थाओं, सरकारी एजेंसियों, निजी क्षेत्र तथा मीडिया आदि को एक साथ एक मंच पर लाता है। इस दिवस का प्राथमिक लक्ष्य मासिक धर्म स्वच्छता के संबंध में जागरूकता का बढ़ावा देना और मासिक धर्म से संबंधित नकारात्मक धारणाओं को समाप्त करना है। साथ ही यह दिवस वैश्विक, राष्ट्रीय व स्थानीय स्तर पर नीति निर्माताओं को मासिक धर्म स्वास्थ्य एवं स्वच्छता से संबंधित नीतियों के निर्माण के लिए भी प्रेरित करता है। मासिक धर्म एक महिला के शरीर की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं में से एक है। हालांकि इस महत्वपूर्ण प्रक्रिया के दौरान प्राय महिलाओं द्वारा विशेष तौर पर ग्रामीण इलाकों में मासिक स्वच्छता पर ध्यान नहीं दिया जाता है, जो कि फंगल या जीवाणु संक्रमण जैसी कई समस्याओं को जन्म दे सकता है। आपको बता दें कि भारत में यूनिसेफ द्वारा किए गए एक अध्ययन के मुताबिक मासिक धर्म स्वच्छता के बारे में अपर्याप्त जागरूकता के कारण 23% लड़कियां मासिक धर्म शुरू होने के बाद स्कूल छोड़ने के लिए मजबूर होती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी होगा 28 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से कौन सा संगठन ग्लोबल हंगर इंडेक्स पर रिपोर्ट तैयार करता है? ऑप्शन ए यूरोपीय गैर सरकारी संगठन कर्सन वर्ल्ड वाइड और वेल्थुंगरन हेल्थ। ऑप्शन बी है आपका प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ। ऑप्शन सी है आपका जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए, ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है एक ऐसा उपकरण है जो विश्व स्तर पर और साथ ही क्षेत्र और देश में भूख की स्थिति को मापता है और ट्रैक करता है। इस रिपोर्ट को कंसर्न वर्ल्ड वाइड एवं वेल्थुगर हेल्थ के यूरोपीय गैर सरकारी संगठनों द्वारा तैयार किया गया है। GHI की गणना सालाना की जाती है और इसके परिणाम हर साल अक्टूबर में जारी एक रिपोर्ट में दिखाई देते हैं। विश्व भुखमरी सूचकांक 2021 में भारत को 116 देशों में से 101वें स्थान पर प्राप्त हुआ है। वर्ष 2020 में भारत जो है 94 स्थान पर था। यह पहली बार 2006 में जारी किया गया था। यह हर वर्ष अक्टूबर में जारी किया जाता है। इसका 2021 संस्करण जो है GHI के 16वें स्थान को संदर्भित करता है। इसका उद्देश्य देखें तो इसमें आपका वैश्विक, क्षेत्रीय और देश के स्तर पर भूख को व्यापक रूप से मापना और ट्रैक करना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए होगा यूरोपीय गैर सरकारी संगठन कर्सन वर्ल्ड वाइड और वेल्थुगर हेल्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक को मापता है? ऑप्शन ए विश्व बैंक, ऑप्शन बी विश्व आर्थिक मंच, ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, ऑप्शन डी अर्थशास्त्र खुफिया इकाई। देखिए, हाल ही में ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2021 को राष्ट्रीय आर्थिक मंच द्वारा जारी किया गया है। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2021 में विश्व आर्थिक मंच ने 115 देशों को शामिल किया है। 2021 के सूचकांक में विभिन्न पहलुओं के आधार पर 115 देशों की ऊर्जा प्रणालियों के वर्तमान प्रदर्शन का मूल्यांकन व सर्वेक्षण किया है। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2021 में 115 देशों की सूची में भारत को जो है 87 स्थान प्राप्त हुआ है। वहीं इस सूचकांक में स्वीडन पहले स्थान पर, जबकि नॉर्वे एवं डेनमार्क जो है क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर है। अगर देखा जाए तो ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2021 दुनिया के शीर्ष 10 देशों के पश्चिमी और उत्तरी यूरोप में ही यही देश हैं। 2021 के इस सूचकांक में बताया गया है कि चीन और भारत की कुल वैश्विक ऊर्जा मांग में सामूहिक रूप से 1/3 हिस्सेदारी है। हालांकि इन दोनों ही देशों ने ऊर्जा बास्केट में कोयले की महत्वपूर्ण भूमिका बने रहने के बावजूद पिछले दशक के मुकाबले जो है ऊर्जा रूपांतरण के क्षेत्र में मजबूत सुधार किए हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी विश्व आर्थिक मंच। तो ये था आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।